हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। चलिए फ्रेंड्स, आज हम समझने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत ही हेल्पफुल टॉपिक, सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, सिंगुलर पॉइंट्स ऑफ अ कर्व, अर्थात किसी वक्र के विचित्र बिंदु। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हर चीज, हर डेफिनेशन बहुत अच्छे से आपको समझाई जाएगी चित्र के माध्यम से। ठीक है, हर एक डेफिनेशन को हम बहुत अच्छे से समझेंगे। ये वीडियो एकदम कंप्लीट है, हर टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझाया जाएगा। दोस्तों, अगर आपने इसके पहले के टॉपिक्स के वीडियोस नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उन सभी टॉपिक्स के वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, जल्दी से शुरू करते हैं। सिंगुलर पॉइंट्स अर्थात विचित्र बिंदु। वक्र पर ऐसे बिंदु जहां पर वक्र असामान्य व्यवहार का प्रदर्शन करता है वो वक्र के विचित्र बिंदु कहलाते हैं। यानी कि किसी भी कर्व पर ऐसे पॉइंट्स जहां पर कर्व एबनॉर्मल बिहेवियर शो करता है, यानी उस कर्व का उस पॉइंट पर जो व्यवहार है वो सामान्य व्यवहार से हटकर हो। ठीक है, अजीब व्यवहार हो, विचित्र व्यवहार हो, तब ऐसी स्थिति में हम उन पॉइंट्स को कहते हैं उस वक्र के विचित्र बिंदु अर्थात सिंगुलर पॉइंट्स। ठीक है, तो नाम में इसके डेफिनेशन है विचित्र बिंदु अर्थात ऐसे बिंदु जहां पर वक्र का व्यवहार जो है वो थोड़ा हटके हो, सामान्य से थोड़ा हटके हो, विचित्र हो, अजीब हो, एबनॉर्मल बिहेवियर हो। तो ऐसी स्थिति में वे पॉइंट जो हैं वो क्या कहलाते हैं? कर्व के सिंगुलर पॉइंट्स अर्थात विचित्र बिंदु कहलाते हैं। और विचित्र बिंदु दो प्रकार के होते हैं, बहुल बिंदु जिसको हम कहते हैं मल्टीपल पॉइंट, और दूसरा है नति परिवर्तन बिंदु जिसको हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। दोस्तों, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अर्थात नति परिवर्तन बिंदु के बारे में हमने पहले ही पढ़ लिया है, जहां पर हम कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी पढ़े थे, वहीं पर साथ में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन को भी हमने पढ़ लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो जरूर जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का भी लिंक आपको मिल जाएगा, जरूर देखिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है दोस्तों। तो इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मल्टीपल पॉइंट पर अर्थात बहुल बिंदु पर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं कि बहुल बिंदु अर्थात मल्टीपल पॉइंट क्या होता है। वक्र पर एक ऐसा बिंदु जिससे होकर वक्र की एक से अधिक ब्रांचेस यानी कि एक से अधिक शाखाएं गुजरती हैं, तो ऐसे बिंदु को हम कहते हैं वक्र के बहुल बिंदु अर्थात मल्टीपल पॉइंट। नाम में डेफिनेशन है, मल्टीपल मतलब ऐसा बिंदु जहां से होकर वक्र की अनेक सारी शाखाएं गुजरती है, यानी कि एक से अधिक शाखाएं अगर गुजरती हैं तो ऐसे बिंदु को हम कहते हैं बहुल बिंदु यानी मल्टीपल पॉइंट। अब एक से अधिक शाखा गुजरती है मतलब दो भी गुजर सकती है, तीन भी, चार भी, तो उस आधार पर उस पॉइंट का नाम अलग अलग होगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी बिंदु से वक्र की दो शाखाएं गुजरती हैं तो आप उस बिंदु को द्विक बिंदु या डबल पॉइंट कहेंगे। ठीक है, अगर वक्र पर ऐसा बिंदु है जहां से वक्र की तीन शाखाएं गुजर रही हैं तो उस पॉइंट को आप ट्रिपल पॉइंट कहेंगे यानी कि त्रिक बिंदु कहेंगे। तो इस तरीके से आगे भी इसके ऐसे ही नाम रखे गए हैं। अगर मान लीजिए वक्र पर उपस्थित किसी बिंदु से वक्र की आर शाखाएं गुजर रही हैं, कितनी? आर ब्रांचेस अगर गुजर रही हैं तो उस बिंदु को आप कहोगे मल्टीपल पॉइंट ऑफ आरथ ऑर्डर, यानी आरवी कोटि का बहुल बिंदु वो कहलाएगा अगर उस बिंदु से वक्र की आर शाखाएं गुजर रही हैं, आर नंबर ऑफ ब्रांचेस अगर गुजर रही हैं। ठीक है, तो आपने बहुत अच्छे से इसको समझ लिया होगा कि डबल पॉइंट यानी कि द्विक बिंदु। ठीक है, तो द्विक बिंदु, त्रिक बिंदु, वैसे आरवी कोटि का बहुल बिंदु, तो सब चीज ये डिपेंड करता है कि उस पॉइंट से कितनी शाखाएं गुजर रही हैं। ठीक है, अगर दो शाखाएं गुजर रही हैं तो डबल मतलब डबल पॉइंट यानी द्विक बिंदु, अगर तीन शाखाएं गुजर रही हैं तो ट्रिपल पॉइंट अर्थात त्रिक बिंदु। दोस्तों, हम इस वीडियो में डबल पॉइंट पर चर्चा करेंगे अर्थात त्रिक बिंदु पर चर्चा करेंगे। तो आप सबने इसकी डेफिनेशन बिल्कुल आराम से और बिल्कुल स्पष्ट तरीके से इसको समझ लिया होगा कि वक्र पर एक ऐसा बिंदु जहां से होकर वक्र की दो शाखाएं गुजरती हैं तो ऐसे बिंदु को हम कहते हैं वक्र का द्विक बिंदु अर्थात डबल पॉइंट। अब डबल पॉइंट को बांटा गया है तीन भागों में। ठीक है, डबल पॉइंट के तीन प्रकार होते हैं। तो डबल पॉइंट के तीन प्रकार में से पहला है नोड, ठीक है, दूसरा है कस्प जिसको हम उभयाग्र भी कहते हैं, और तीसरा है आइसोलेटेड पॉइंट या कॉन्जुगेट पॉइंट अर्थात उसका हिंदी नाम है विलगित बिंदु या वियुक्त बिंदु। ठीक है,
तो दोस्तों ये तीनों प्रकार अभी हम समझेंगे, चित्र के माध्यम से समझेंगे, बहुत ही जबरदस्त तरीके से, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। बस आप जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा दोस्तों। इसमें हम कस्प के भी प्रकार समझने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वीडियो कंप्लीट वीडियो है, इसलिए आपको पूरा का पूरा देखना है, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं नोड की, कि नोड किसको कहेंगे। देखो ऑब्वियस सी बात है कि ये तीनों ही डबल पॉइंट के प्रकार हैं, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है कि नोड वक्र पर उपस्थित एक ऐसा बिंदु है जहां से होकर के वक्र की दो अलग अलग वास्तविक शाखाएं गुजरती हैं, यानी रियल ब्रांचेस। यानी कि आप खुद देख लो, ये देखो ये एक ब्रांच हुआ और यहां से दूसरा ब्रांच हुआ। देखो इस पॉइंट से दो ब्रांचेस गुजर रही है, C1 और C2। और खास बात क्या है कि उस पॉइंट पर, ठीक है, जब अपन टेंजेंट खींच रहे हैं, ठीक है, तो ये वाले ब्रांचेस के लिए ये वाले टेंजेंट और ये वाले ब्रांचेस के लिए ये वाले टेंजेंट, यानी कि दो अलग अलग टेंजेंट, दो अलग अलग वास्तविक स्पर्श रेखाएं, यानी रियल टेंजेंट्स अगर उस पॉइंट से अपन खींच पा रहे हैं उस वक्र पर, तो ऐसी स्थिति में वो पॉइंट कहलाएगा नोड। यानी कि दो अलग अलग वास्तविक शाखाएं गुजरे वहां से, और उस पॉइंट पर दो अलग अलग उन शाखाओं के लिए टेंजेंट, रियल टेंजेंट, वास्तविक स्पर्श रेखाओं का अगर अस्तित्व हो, तो ऐसी स्थिति में वो पॉइंट कहलाता है नोड। तो ये जो पॉइंट दिख रहा है जिसको अपन ए नाम दिए, ये एक नोड है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर दो अलग अलग वास्तविक स्पर्श रेखाएं T1 और T2 यहाँ से खींची गई है, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। इस वाली ब्रांच पर ये वाली स्पर्शिका हो गई और इस वाली ब्रांच पर ये वाली स्पर्शिका हो गई इस बिंदु पर, ठीक है। तो नोड आपने अच्छे से समझ लिया। अब देखिए कस्प, ठीक है। तो कस्प क्या होता है दोस्तों, कस्प भी एक डबल पॉइंट है। ये कैसा डबल पॉइंट है, ये एक ऐसा डबल पॉइंट है जहां से होकर वक्र की दो अलग अलग शाखाएं तो गुजरेंगी, और वो भी कैसी शाखाएं, वास्तविक शाखाएं, यानी रियल ब्रांचेस गुजरेंगी, परंतु उन दोनों शाखाओं के लिए जो टेंजेंट होंगे, जो स्पर्श रेखाएं होंगी, वो कोइंसिडेंट होंगी, अर्थात संपाती होंगी, यानी कि एक के ऊपर एक होंगी, यानी कि उभयनिष्ठ होंगी या कॉमन होंगी, ऐसा बोल सकते हो। जैसे यहाँ पे देखो, आपने दो अलग अलग टेंजेंट देखी यहाँ पे, ठीक है, इस पॉइंट पर। अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक ही टेंजेंट है, इस ब्रांच के लिए भी यही वाले टेंजेंट और इस ब्रांच के लिए भी यही वाले टेंजेंट, यानी एक ही कॉमन टेंजेंट है। या यूं कहिए कि दोनों ब्रांचेस के लिए जो टेंजेंट है वो एक दूसरे पर कोइंसाइड है, समपाती है, यानी टेंजेंट अलग अलग नहीं है, कॉमन टेंजेंट है, उभयनिष्ठ टेंजेंट है, एक दूसरे पर कोइंसाइड है। तो ऐसी स्थिति में वो पॉइंट कहलाता है कस्प, ठीक है दोस्तों। तो ये कस्प है, ये भी कस्प है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है आप खुद देख सकते हैं। इसमें टेंजेंट के दोनों तरफ कर्व की ब्रांचेस मौजूद हैं, ठीक है, देख लीजिए आप, टेंजेंट के दोनों तरफ कर्व की ब्रांचेस उपलब्ध है। यहाँ पे टेंजेंट के एक ही तरफ है दोनों ब्रांचेस, ठीक है, यहाँ पे दोनों ब्रांचेस टेंजेंट के अलग अलग तरफ, एक इस तरफ एक इस तरफ, और यहाँ पर टेंजेंट के एक ही तरफ है कर्व की ब्रांचेस। तो भैया दोनों में फर्क है ना, इसलिए इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट स्पेसिस का कस्प। ये जो कहलाएगा ना, ये पॉइंट, ये फर्स्ट स्पेसिस का कस्प कहलाएगा, और ये कहलाएगा सेकंड स्पेसिस का कस्प। क्यों इसको अपन फर्स्ट स्पेसिस का कस्प क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर टेंजेंट के दोनों ओर कर्व की ब्रांचेस है, एक ब्रांच इधर एक ब्रांच इधर। यहाँ पर कर्व की दोनों ब्रांचेस टेंजेंट के एक ही तरफ है, तो इसको अपन सेकंड स्पेसिस का बोलेंगे, ये फर्स्ट स्पेसिस का बोलेंगे, ठीक है। परंतु एक बात और, अब आप कहेंगे सर ठीक है, इसको आप फर्स्ट स्पेसिस का बोलते हो, इसको आप सेकंड स्पेसिस का बोलते हो, परंतु आपने यहाँ पे लिखा है सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पेसिस, और यहाँ पर भी लिखा है सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट। ये सिंगल कस्प क्यों बोल रहे हैं, अब उसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा कि ये भी सिंगल कस्प है, ये भी सिंगल कस्प है। तो ये सिंगल कस्प होता क्या है, तो फिर डबल कस्प क्या होता है, ये अब हम समझेंगे। देखो ये पॉइंट बी नाम मैंने दिया है, ठीक है, उसको हम कस्प कह रहे हैं क्योंकि वहां से होकर के वक्र की दो अलग अलग वास्तविक शाखाएं गुजरती हैं, जिस पर उभयनिष्ठ टेंजेंट है, यानी कि कॉमन टेंजेंट है, यानी कि दोनों के लिए टेंजेंट जो है वो कोइंसाइड है। अब इस पॉइंट से टेंजेंट के परपेंडिकुलर एक लाइन खींच रहा हूं, टेंजेंट के परपेंडिकुलर, जिसको अपन नॉर्मल कहते हैं। अब खास बात क्या है, देखो ये नॉर्मल एन जो आपको दिखाई दे रहा है,
इस नॉर्मल के एक ही तरफ कर्व की ब्रांचेस है, दूसरी तरफ नहीं। आप देख लो नॉर्मल के इस तरफ कुछ दिख रहा है कि आपको कर्व की कोई ब्रांच नॉर्मल की इस तरफ आपको दिख रही है क्या? नहीं दिख रही है। यहाँ पे भी वही देखो, नॉर्मल के उसी तरफ कर्व की ब्रांचेस दिख रही है, नॉर्मल के इस तरफ कर्व की कोई ब्रांच नहीं दिख रही है। इसका मतलब क्या है? ऐसी स्थिति में हम ऐसे पॉइंट को कहेंगे सिंगल कस्प। तो सिंगल कस्प की डेफिनेशन क्या है कि भैया नॉर्मल के एक ही और कर्व की ब्रांचेस हो, दूसरी ओर मत हो, तो वो सिंगल कस्प कहलाएगा। तो ये भी सिंगल कस्प है, ये भी सिंगल कस्प है, ठीक है, दोनों ही सिंगल कस्प है। परंतु ये सिंगल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पेसिस है, ये सिंगल कस्प ऑफ सेकंड स्पेसिस है, ठीक है दोनों सिंगल कस्प, लेकिन ये फर्स्ट स्पेसिस वाला सिंगल कस्प है। फर्स्ट स्पेसिस वाला क्यों है? क्योंकि इसमें कर्व की दोनों ब्रांचेस टेंजेंट के अलग अलग तरफ है, एक इधर एक उधर, इसलिए फर्स्ट स्पेसिस वाला है, ठीक है। ये सेकंड स्पेसिस वाला कस्प क्यों है? क्योंकि इसमें कर्व की दोनों ब्रांचेस टेंजेंट के एक ही ओर है, देख लो दोनों एक ही तरफ है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि फर्स्ट स्पेसिस और सेकंड स्पेसिस का किसको क्यों कहा जा रहा है और सिंगल कस्प इनको क्यों कहा जा रहा है। तो सिंगल कस्प इसको इन लोग को इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कर्व की ब्रांचेस नॉर्मल के एक ही तरफ है, दूसरी तरफ नहीं है, इसमें भी, इसलिए दोनों सिंगल कस्प हैं। परंतु ये फर्स्ट स्पेसिस वाला इसलिए है क्योंकि इसमें टेंजेंट के अलग अलग तरफ कर्व की ब्रांचेस हैं और इसमें टेंजेंट के एक ही तरफ कर्व की ब्रांचेस हैं, इसलिए ये सेकंड स्पेसिस वाला है, ठीक है। अब इसको देखिए, ये पॉइंट भी आपको दिख रहा है, ये दो ब्रांचेस दिख रही है कर्व की, देखो ये एक ब्रांच, ये दूसरी ब्रांच, और ये टेंजेंट। तो आपको पता चल रहा होगा कि टेंजेंट कोइंसाइड है, यानी उभयनिष्ठ टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है, ठीक है। और ये आपको नॉर्मल भी दिख रहा है। अब आप खुद देख लो इस चित्र और इस चित्र में फर्क क्या है, आप खुद देख लो। इसमें नॉर्मल के एक ही तरफ कर्व के ब्रांचेस थी, यहाँ पे देखो नॉर्मल के दोनों तरफ आपको कर्व की ब्रांचेस दिख रही है। ये नॉर्मल के उस तरफ भी कर्व की ब्रांचेस उपलब्ध हैं, मौजूद हैं, और नॉर्मल के इस तरफ भी कर्व की ब्रांचेस हैं, है ना। यानी कि वक्र का विस्तार जो है वो नॉर्मल के दोनों तरफ है, वक्र दोनों तरफ फैला हुआ है, नॉर्मल के दोनों तरफ फैला हुआ है। तो ऐसी स्थिति में ये जो कस्प कहलाएगा डबल कस्प कहलाएगा दोस्तों। इसमें भी आप देख लो नॉर्मल के दोनों ओर वक्र का विस्तार है, उधर भी इधर भी, तो ये भी क्या कहलाएगा? डबल कस्प कहलाएगा दोस्तों, ठीक है। आपके मन में ये बात क्लियर होनी चाहिए कि पॉइंट पी तो आपको दिख रहा है, ठीक है। अब आप ऐसा ना सोचिएगा कि सर यहाँ पे 4 ब्रांचेस है क्या, 1 2 3 4, ऐसा नहीं सोचना है। ये 2 ब्रांचेस है, ठीक है। ये देखो ये एक ब्रांच C1 दिख रहा है ये, और ये दूसरी ब्रांच C2, तो है 2 ब्रांचेस, परंतु ये नॉर्मल के दोनों साइड फैली हुई है। एक आपको ऐसी दिख रही है, ये पूरी एक ब्रांच हो गई, और ये दूसरी ब्रांच हो गई, तो है 2 ब्रांच, ठीक है। परंतु ये नॉर्मल के दोनों तरफ फैली हुई है, नॉर्मल के दोनों तरफ इनका अस्तित्व है, ठीक है, ठीक है। नॉर्मल के दोनों तरफ ये मौजूद है, उपलब्ध है, इसलिए ये जो कहलाएगा डबल कस्प कहलाएगा, ये भी डबल कस्प कहलाएगा। परंतु ये डबल कस्प ऑफ फर्स्ट स्पेसिस क्यों बोल रहे हैं? फर्स्ट स्पेसिस क्यों बोल रहे हैं? तो आपको पता है कि फर्स्ट स्पेसिस उसको तब बोलते हैं जब टेंजेंट के अलग अलग तरफ कर्व की ब्रांचेस दिखे। तो आप देख लो टेंजेंट के अलग अलग तरफ आपको कर्व की ब्रांचेस दिख रही हैं, इसलिए फर्स्ट स्पेसिस का कस्प कहलाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप देख लो टेंजेंट के एक ही तरफ अपने को कर्व की ब्रांचेस दिख रही है, टेंजेंट के एक ही तरफ दिख रही है, इसलिए क्या कहलाएगा? सेकंड स्पेसिस वाला कस्प कहलाएगा। तो डबल कस्प ऑफ सेकंड स्पेसिस, डबल कस्प है, डबल कस्प इसलिए क्योंकि नॉर्मल के दोनों तरफ वक्र की शाखाएं हैं, लेकिन सेकंड स्पेसिस इसलिए क्योंकि टेंजेंट के एक ही तरफ कर्व की ब्रांचेस हैं, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन एक प्रकार और इसका बचा है, वो भी देख लो, डबल कस्प विथ चेंज ऑफ स्पेसिस। गौर से देखिए दोस्तों, नॉर्मल के एक तरफ, ये नॉर्मल के एक तरफ वाला हिस्सा, ये नॉर्मल के दूसरी तरफ वाला हिस्सा, तो नॉर्मल के एक तरफ कर्व की दोनों ब्रांचेस जो हैं, गौर से देखो, C1 C2 में नाम दे देता हूं इनको। नॉर्मल के एक तरफ कर्व की दोनों ब्रांचेस टेंजेंट के एक ही साइड है, लेकिन नॉर्मल की दूसरी तरफ कर्व की दोनों ब्रांचेस इस टेंजेंट के अलग अलग तरफ है, ठीक है। देखो ये टेंजेंट है ना, ये टेंजेंट है, ठीक है, और ये दोनों ब्रांचेस अलग अलग तरफ है, एक उधर एक इधर,
ठीक है, नॉर्मल के इस तरफ, परंतु नॉर्मल के उस तरफ ये दोनों ब्रांचेस टेंजेंट के एक ही तरफ है, यानी कि नॉर्मल के इस तरफ और इस तरफ अलग अलग हमको बिहेवियर देखने में मिल रहा है ना भाई। ये गौर से देखिए, और खास बात, ये वाली ब्रांच तो देखो, ये वाली ब्रांच तो ऐसे आकर के ऐसे आ गई, यानी कि आप देख लो, एक तरफ कॉन्केविटी और एक तरफ कॉन्वेक्सिटी, अपन पढ़े थे कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी पढ़े थे, और ऐसा पॉइंट जिसके एक और कर्व कॉन्केव हो और एक और कर्व कॉन्वेक्स हो, तो ऐसी स्थिति में वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, क्या कहलाता है वो? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहलाता है। तो ये दूसरी ब्रांच के लिए ये जो पॉइंट पी है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का काम कर रहा है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है, इसलिए अपन इसको बोल रहे हैं डबल कस्प विथ चेंज ऑफ स्पेसिस। ठीक है, तो इसका हिंदी नाम भी मैं आपको बता देता हूं, इसका हिंदी नाम है दोस्तों प्रकार परिवर्तन के साथ द्विउभयाग्र, या इसको बोलते हैं अपन सन्नति परिवर्तन बिंदु। सन्नति परिवर्तन यानी कि यहाँ पे आपने किस तरह से वो कस्प है वो आपने देखा, साथ ही साथ वो एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी है इस ब्रांच के लिए, तो वो भी आपने देखा। ठीक है, तो डबल कस्प विथ चेंज ऑफ स्पेसिस। ठीक है, तो दोस्तों बहुत अच्छे से आपको ये पूरा समझ में आ गया होगा, कस्प के प्रकार भी हमने समझ लिए। देखो कितना इजी है दोस्तों। अब देखो तीसरे नंबर में आता है आइसोलेटेड पॉइंट, या जिसको अपन बोलते हैं कॉन्जुगेट पॉइंट। ठीक है, आइसोलेटेड पॉइंट का हिंदी नाम है विलगित बिंदु, या उसी को अपन कॉन्जुगेट पॉइंट अर्थात वियुक्त बिंदु भी कहते हैं। देखो अब ये कर्व है और ये पॉइंट सी जो कि कर्व का ही पॉइंट है परंतु अलग अलग दिखाई दे रहा है। ठीक है ना, देखो कर्व के ऐसे भी बिंदु हो सकते हैं जो एकदम अलग से हो, अलग से दिखे, यानी कि ऐसे बिंदु जिनके आस पड़ोस में, जिनके नेबरहुड में कर्व की कोई ब्रांचेस ना दिखे, कोई रियल ब्रांचेस हमको ना दिखाई दे। देखो ना, ये पॉइंट इसी आपको ऐसा दिख रहा है जो आपको ऐसा लगेगा सर ये कर्व पे कहाँ है, ये तो कर्व से एकदम हट के दिख रहा है, परंतु वो बेचारा कर्व का ही हिस्सा है। आप इसको ठीक इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जैसे समुद्र की कोई लहर है, ठीक है, अब लहर उठी तो आप बोलेंगे सर लहर अलग है, लेकिन वो लहर तो समुद्र का ही हिस्सा है ना, तो समुद्र का ही हिस्सा है, उसी का हिस्सा है, वो आपको अलग अगर दिख रही है तो वो लेकिन अलग है नहीं। तो ऐसे बिंदु जो कि ना कर्व के ही बिंदु हैं। अब कर्व के ही बिंदु हम उनको क्यों बोल रहे हैं भाई, ध्यान से सुनिएगा, बहुत गौर करने वाली बात है। ये जो पॉइंट सी हमने यहाँ पे नाम दिया है ना, इस पॉइंट के निर्देशांक, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो भैया अगर किसी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं, मतलब निश्चित तौर पे कर्व उस बिंदु से गुजरेगा। उदाहरण के तौर पे अगर मान लीजिए मूल बिंदु के निर्देशांक किसी वक्र के समीकरण को संतुष्ट करते हैं, इसका मतलब कि वो वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा। ठीक है, सीधी सी बात है। परंतु अगर उस बिंदु के आस पड़ोस में, मतलब नेबरहुड में कर्व की कोई ब्रांचेस ही ना दिखे, कोई ब्रांच यहाँ से आसपास इधर या इधर कहीं पर भी कर्व की कोई ब्रांच, रियल ब्रांच, वास्तविक शाखा अगर नजर ही ना आए या मौजूद ही ना हो, तो वो बिंदु एकदम अलग थलग पड़ा रह जाएगा, और ऐसी स्थिति में हम उनको बोलेंगे आइसोलेटेड पॉइंट अर्थात कॉन्जुगेट पॉइंट अर्थात विलगित बिंदु या वियुक्त बिंदु। ठीक है, अर्थात अगर आप देखो नोड आपने समझा, कस्प आपने समझा, दोनों में ही अपन टेंजेंट खींच पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी वास्तविक टेंजेंट आप यहाँ नहीं खींच सकते। यहाँ पे दोनों में अपन वास्तविक टेंजेंट खींच पा रहे हैं, यहाँ पे तो दो अलग अलग टेंजेंट नोड के लिए, यहाँ पे दोनों टेंजेंट देखो वास्तविक यहाँ भी है, वास्तविक यहाँ भी है, लेकिन यहाँ वास्तविक होने के साथ साथ दोनों अलग टेंजेंट है। यहाँ रियल टेंजेंट तो है परंतु दोनों टेंजेंट कोइंसाइड है, यानी कि एक कॉमन टेंजेंट है। परंतु यहाँ पर इस पॉइंट से हो करके, ठीक है, इस पॉइंट से हो करके, यानी जिसको आप आइसोलेटेड पॉइंट कह रहे हैं, उस पॉइंट से होकर के कर्व पर आप कोई रियल टेंजेंट अर्थात वास्तविक स्पर्शिका नहीं खींच सकते। ऐसी स्थिति में इस पॉइंट को हम कहेंगे आइसोलेटेड पॉइंट या कॉन्जुगेट पॉइंट। परंतु कभी कभी कुछ परिस्थितियों में कभी कभार अपने को रियल टेंजेंट भी प्राप्त हो जाता है, ठीक है, रेयर केसेस में। लेकिन सामान्य तौर पर आप यही समझ के चलेंगे कि ऐसा पॉइंट जहां पर वक्र की कोई भी रियल टेंजेंट मौजूद ना हो, उपलब्ध ना हो,
और ऐसा पॉइंट जहां जिसके आस पड़ोस में, यानी कि जिसके आसपास के बिंदुओं में, ठीक है, देखो ये पॉइंट है, अगर इससे थोड़ा इधर या थोड़ा उधर सरको और ये चेक करो कि क्या कर्व की कोई ब्रांच वहां मौजूद है, तो आप पाएंगे कि उस पॉइंट के सन्निकट यानी कि उसके नेबरहुड में कर्व की कोई ब्रांच उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में वो पॉइंट कहलाएगा आइसोलेटेड पॉइंट, यानी विलगित बिंदु। विलगित बिंदु मतलब बेचारा एकदम अलग थलग बिंदु, अलग पड़ गया, वो एकदम है कर्व का ही हिस्सा। इसको याद रखिएगा। आप ऐसा ना सोचिए कि ये पॉइंट कर्व पर उपलब्ध नहीं है या कर्व में मौजूद नहीं है या कर्व का बिंदु नहीं है, ऐसा नहीं सोचना है। वो कर्व का ही बिंदु है, वो वक्र का यानी कर्व का बिंदु है, ठीक है, परंतु वो उस कंटिन्यूएशन में जो वक्र का जो एक लय चल रहा है ना उसमें नहीं है, वो अलग थलग है, ठीक है, लेकिन वो कर्व का है। क्यों? क्योंकि उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स कर्व के समीकरण को संतुष्ट करते हैं, उस पॉइंट के निर्देशांक वक्र के समीकरण को संतुष्ट करते हैं, ठीक है। तो इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। जैसे पेड़ से एक पत्ता टूटा, तो अब बोलोगे पत्ता अलग अलग हो गया, लेकिन है तो वो पेड़ का ही टुकड़ा ना, वो आखिर है वो पेड़ का टुकड़ा। तो वैसे ये है वो कर्व का हिस्सा, परंतु वो अलग पड़ गया, अलग रखा गया, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड पॉइंट आपने समझा। इस तरह से हमने सारे पॉइंट्स को यानी डबल पॉइंट्स और उसके प्रकारों को बहुत अच्छे से समझ लिया है। कहीं पर भी डाउट हो दोस्तों तो जरूर पूछिए, जरूर पूछिए। अब हम आपको वो कंडीशन बताएंगे जिसकी मदद से हम ये आसानी से बता सकते हैं कि कोई डबल पॉइंट कब नोड होगा, कब कस्प होगा, कब वो आइसोलेटेड पॉइंट होगा। चलिए देखते हैं उस कंडीशन को, ठीक है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं कि किसी वक्र पर डबल पॉइंट अर्थात द्विक बिंदु की उपस्थिति के लिए आवश्यक शर्त क्या है, और अगर द्विक बिंदु उपस्थित है तो वो द्विक बिंदु नोड होगा कि कस्प होगा कि आइसोलेटेड पॉइंट होगा, इस बात के लिए भी कौन सी शर्त है, चलिए देखते हैं। मान लीजिए वक्र का समीकरण है एफ एक्स वाई बराबर 0, तब वक्र पर द्विक बिंदु विद्यमान होने के लिए आवश्यक शर्त क्या है, डेल्टा एफ बाई डेल्टा एक्स बराबर 0, डेल्टा एफ बाई डेल्टा वाई बराबर 0 और एफ बराबर 0। तो आप इन समीकरणों की मदद से, इन समीकरणों को हल करके द्विक बिंदु अगर उपस्थित होगा तो वो आपको ज्ञात हो जाएगा। और जब द्विक बिंदु ज्ञात हो जाए, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा है द्विक बिंदु यदि उपस्थित है तब वो नोड कब होगा, कस्प कब होगा और आइसोलेटेड पॉइंट कब होगा। तो द्विक बिंदु अर्थात डबल पॉइंट नोड कब होगा, यदि डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा एक्स डेल्टा वाई का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा एक्स स्क्वायर इंटू डेल्टा स्क्वायर एफ बाई डेल्टा वाई स्क्वायर। यानी ये अगर इससे बड़ा होगा तो वो द्विक बिंदु अर्थात डबल पॉइंट जो होगा वो नोड होगा, अगर ये इसके बराबर होगा तो वो डबल पॉइंट कस्प होगा, अगर ये इससे छोटा होगा तो वो डबल पॉइंट क्या होगा, आइसोलेटेड पॉइंट होगा अर्थात कॉन्जुगेट पॉइंट होगा। तो ये आवश्यक शर्त है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिएगा। चलिए देखते हैं कुछ छोटे छोटे सवाल जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। वक्र इतने की मूल बिंदु पर प्रकृति ज्ञात करो। मूल बिंदु पर प्रकृति ज्ञात करने को बोला गया, तो सबसे पहले आप देखो स्पष्ट है कि वो मूल बिंदु से गुजर रहा है। कैसे पता चलेगा कि कोई वक्र मूल बिंदु से गुजरता है कि नहीं गुजरता है? इसके लिए बहुत सरल सा तरीका है। अगर वक्र के समीकरण में आपको अचर पद दिखाई दे, अचर पद मतलब कांस्टेंट टर्म अगर दिखाई दे तो समझ लीजिए वो ओरिजिन से नहीं गुजरता है, और अगर कांस्टेंट टर्म दिखाई न दे तो वो ओरिजिन से गुजरता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म एक भी नहीं, देखो ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है और ये भी वेरिएबल है। आप कहेंगे सर 3 है तो कांस्टेंट है, परंतु उसके साथ देखो एक्स वाई है। अगर वेरिएबल किसी कांस्टेंट के साथ गुणे में आपको दिखाई दे तो ओवरऑल वो पद वेरिएबल अर्थात चर पद होता है, अचर नहीं होता है। हाँ, अगर मान लो ये 3 बस होता तब आप समझ जाते कि हाँ अब ये अचर पद है। जैसे मान लो कोई वक्र है एक्स स्क्वायर प्लस वाई बराबर 5, ठीक है, ऐसा मान लो। या आप यहाँ पे देखेंगे कि ये 5 जो है वो अचर है यानी कि कांस्टेंट है। क्यों? क्योंकि इसके साथ एक्स वाई नहीं है। तो अगर कांस्टेंट यानी अचर आपको अलग थलग दिखाई दे तब वो अचर है। अगर इसी 5 के साथ अगर मान लो एक्स या वाई गुणे में होते, कोई वेरिएबल गुणे में होता, तो वो पूरा वेरिएबल अर्थात चर पद कहा जाएगा, अचर नहीं कहेंगे तब उसको, ठीक है। तो जैसे यहाँ एक्स वाई था, अब इस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे कोई भी अचर पद नहीं है, अर्थात ये मूल बिंदु से गुजरता है। या फिर आप ऐसे चेक कर सकते हैं कि अगर x और y की जगह 0 0 रखने से वो समीकरण संतुष्ट हो रहा है, यानी कि अगर मूल बिंदु के निर्देशांक समीकरण को संतुष्ट करते हैं तो समझ जाइए कि वक्र मूल बिंदु से गुजरेगा।
तो एक्स और वाई को जीरो रखोगे तो जीरो बराबर जीरो आ जाएगा। तो मूल बिंदु से गुजर रहा है, और मूल बिंदु से गुजर रहा है तो मूल बिंदु पर स्पर्शरेखाएं ज्ञात करने के लिए क्या करना चाहिए? तो मूल बिंदु पर स्पर्शरेखाएं ज्ञात करने के लिए अर्थात ओरिजिन पर टेंजेंट ज्ञात करने के लिए कर्व के इक्वेशन में न्यूनतम घात के पदों को शून्य के बराबर रखना चाहिए, यानी कि जो लीस्ट डिग्री वाले टर्म है उनको जीरो के बराबर रखो। तो यहाँ पे ये 3 घात का पद है, ये भी 3 घात का पद है, परंतु ये 2 घात का पद है। कैसे? x की घात 1, y की घात 1, 1 और 1 कितना हो गया? 2। ठीक है, ये कांस्टेंट की घात को नहीं देखते, केवल वेरिएबल की घात को देखते हैं। तो ये 2 घात का पद है, तो ये तो 3 घात वाले पद है, तो कम सबसे कम घात वाला पद यही है। तो इसको आप जीरो के बराबर रखोगे, 3axy को जीरो के बराबर रखोगे तो x y बराबर जीरो मिलेगा, यानी कि x बराबर जीरो, y बराबर जीरो। दो अलग अलग रियल टेंजेंट्स मिल रही हैं, समझ जाओ। इस वक्र के लिए जो ओरिजिन है वो नोड है, ठीक है, इस वक्र पर ओरिजिन नोड की तरह काम कर रहा है, ठीक है, क्योंकि दो अलग अलग रियल टेंजेंट हमको मिली है उस कर्व पे। ठीक, ऐसे ऐसे ही आप दूसरा और तीसरा चेक करके बताइए कि यहाँ पे ओरिजिन क्या है और यहाँ पे ओरिजिन क्या है, मतलब कौन सा डबल पॉइंट है। अगर डबल पॉइंट देखो आप पहले ओरिजिन से गुजर रहा है कि नहीं गुजर रहा है, फिर अगर गुजर रहा है तो फिर आप टेंजेंट के इक्वेशन निकालो, फिर टेंजेंट के इक्वेशन निकाल के चेक करो टेंजेंट अलग अलग मिल रही है कि एक जैसी मिल रही है, यानी कि कोइंसिडेंट टेंजेंट मिल रही है कि अलग अलग मिल रही है या इमेजिनरी मिल रही है, उसको चेक करो। उसके हिसाब से आप तय करो कि नोड है कि कस्प है कि आइसोलेटेड पॉइंट है, और जल्दी से इनको चेक करके आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों। नेक्स्ट टॉपिक पे हम पढ़ेंगे ट्रेसिंग ऑफ कर्व्स, काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा और उसके लिए ये सारी बातें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। इसके पहले जो अपन ने एसिम्पोट्स वगैरह पढ़े हैं वो सब भी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। सारे टॉपिक्स के वीडियोस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक मिल जाएंगे, जरूर देखिएगा, और कहीं पर भी डाउट हो तो जरूर पूछिएगा। दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। हम आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को शेयर करें। थैंक यू सो मच।